गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए अभी हम लोग आज शुरुआत करेंगे हमारा प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, हमारी जो भी पीपीटी थी इंश्योरेंस क्लेम वाली, वो इंश्योरेंस क्लेम की पीपीटी का एक आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बनाकर दिया था, ताकि आगे चलकर आप लोगों को जो भी कुछ प्रॉब्लम आएंगे वो प्रॉब्लम एकदम सिस्टमेटिकली समझ में आए। तो अभी हम लोग जस्ट एक बार 5 मिनट के अंदर रिकैप करते हैं कि वो पीपीटी के अंदर क्या बातें थी, हमें क्या पढ़ना है और प्रॉब्लम के वक्त हम लोगों को किस बातों का ख्याल रखना है। तो कल जैसे हम लोगों ने सबसे पहले बोला था कि ये चैप्टर कैसा है, एकदम सिंपल है, बराबर है, एकदम आसान चैप्टर है। ये जो चैप्टर है आप लोग मतलब एकदम गारंटेड 100% मार्क्स आप लोगों को इस चैप्टर के मिलेंगे ही। आपका बैकग्राउंड चाहे किसी भी फील्ड का हो, कल ही बोला है मैंने आप लोगों को, तो ये चैप्टर मतलब आप लोगों को सीखना है। इसके अंदर अकाउंटिंग के रूल्स हो गए क्या सर? बिल्कुल भी इसके अंदर अकाउंटेंसी के रूल्स नहीं होंगे। तो हम लोग जो भी बातचीत करेंगे वो बातचीत करेंगे एज पर प्रॉब्लम। सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे क्लेम कैलकुलेट करने की प्रोसेस पढ़ाई जाएगी। रियल लाइफ में तो ये मतलब अलग सा होगा, वहां पे जाकर आप लोग डायरेक्टली समझो आगे चलकर इंश्योरेंस फील्ड में आप लोग अगर काम करोगे तो वहां पे जाके डायरेक्टली आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो नया है। मतलब जहां पे आप लोगों को मतलब इंट्रोडक्शन हुआ ना, तो वहां पे ज्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले इंश्योरेंस का मतलब हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। इंश्योरेंस मतलब इट कवर्स द रिस्क। ये क्या कवर करती है? तो रिस्क कवर करती है। कौन सी रिस्क हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे? तो इस बिजनेस के अंदर, इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को इमेजिन करना है कि एक बिजनेस है, एक फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री के अंदर ये देखो इस तरह से फायर, यहाँ पे एक इमेज भी ली है मैंने, जिस फैक्ट्री के अंदर फायर डिस्ट्रॉय होने वाला है। फायर डिस्ट्रॉय होने के बाद वो फायर ना तो बिल्डिंग को जलाएगा, ना तो फर्नीचर को जलाएगा, ना तो प्रिंटर को जलाएगा, मशीनरी को जलाएगा। वो सिर्फ इस मेथड के अंदर क्या जलाकर चला जाएगा? सिर्फ स्टॉक कर जलाकर चला जाएगा, मतलब स्टॉक को जलाएगा सिर्फ। और हमारा मोटो ही वही है, क्योंकि मेथड का नाम ही क्या है? लॉस ऑफ स्टॉक मेथड। हमारी मेथड ही क्या है? लॉस ऑफ स्टॉक मेथड, बराबर है। तो मेथड का नाम ही लॉस ऑफ स्टॉक है। तो हम लोगों को सिर्फ स्टॉक के बारे में सोचना है, स्टॉक आइडेंटिफाई करना है। जिस दिन फायर डिस्ट्रॉय हुआ था उस दिन हमारे गोडाउन के अंदर, बिजनेस के अंदर कितना स्टॉक था, ये आइडेंटिफाई करने वाली ये मेथड है। और सिलेबस के अंदर कितने मेथड है सर? 2 मेथड्स है। नंबर 1 लॉस ऑफ स्टॉक और नंबर 2 लॉस ऑफ प्रॉफिट। स्टॉक का मतलब क्या है? स्टॉक का मतलब आप लोगों को कल भी बोला है, स्टॉक का मतलब असेट्स। यहाँ पे स्टॉक का मतलब क्या आएगा? स्टॉक का मतलब असेट्स। और असेट्स के अंदर हम लोग कौन सी असेट आइडेंटिफाई करेंगे? सिर्फ स्टॉक वाले असेट्स आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस मेथड का नाम लॉस ऑफ स्टॉक का असेट्स मेथड है। लेकिन असेट्स कौन सी? स्टॉक वाली। बाकी असेट्स वो नहीं जो आप लोग अकाउंटेंसी में पढ़ते हो, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह। यहाँ पे जो असेट बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे सिर्फ स्टॉक। ओके, तो लॉस ऑफ स्टॉक मेथड है, लॉस ऑफ प्रॉफिट वाली मेथड है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली हम लोगों ने बातचीत कल की थी। तो ये फायर डिस्ट्रॉय होगा, फायर डिस्ट्रॉय होने के बाद हमारा स्टॉक एक मेथड के अंदर जलकर खाक हो जाएगा, और सेकंड मेथड के अंदर कुछ दिनों के लिए हमारा बिजनेस बंद होगा। बिजनेस बंद हुआ तो भी हमारे खर्चे वहां पे चालू रहते हैं, जैसे कि सैलरीज देना, रेंट देना, टेलीफोन का बिल देना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना, ये सभी खर्चे जो भी होते हैं, ट्रैवलिंग का खर्चा, ये सभी खर्चे क्या होते हैं? चालू रहते हैं। तो इसको बोला जाता है स्टैंडिंग चार्जेस। तो ये पढ़ेंगे हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट मेथड के अंदर। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो मेथड कवर करेंगे वो स्टॉक वाली मेथड होगी, जिसके अंदर हम लोग 5 या 6 प्रॉब्लम हम लोग कवर करेंगे, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा। और आज के एक प्रॉब्लम के अंदर ही शायद आप लोगों को ये पूरा चैप्टर खत्म मतलब समझ में आए। आगे चलकर मैं कुछ नहीं करूंगा, अमाउंट के अंदर मॉडिफिकेशंस करूंगा, कुछ नई एडजस्टमेंट लाऊंगा। तो ये प्रॉब्लम आप लोग अगर एक आज सिस्टमैटिकली सुनोगे, पूरा कॉन्सेंट्रेशन करोगे, नोटबुक के अंदर लिखोगे और कैलकुलेट करते जाओगे ना, तो एकदम मतलब 10 मिनट के अंदर ही आप लोग ग्रास्प कर पाओगे। क्योंकि बैंक फाइनल अकाउंट का इतना बड़ा टॉपिक आप लोग आसानी से ग्रास्प करते थे, उसके अगेंस्ट तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ओके, तो चलिए अभी हम लोग शुरुआत करेंगे हमारी मेथड, हमारा लॉस ऑफ स्टॉक मेथड वाली प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट के बारे में। तो प्रॉब्लम पढ़ते पढ़ते मैं आप लोगों को आपके दिमाग के अंदर पूरी तरह से सॉल्यूशन भी यहाँ पे मतलब एकदम सिस्टमैटिकली बिठा दूंगा, ताकि आप लोगों को सॉल्यूशन भी आसान लगने लगे। तो ये देखो, ये प्रॉब्लम इस टाइप के होते हैं। आप लोगों को इंश्योरेंस क्लेम स्टॉक के अंदर प्रॉब्लम जो होते हैं इस टाइप के होते हैं। अ फायर ऑकर्ड इन द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ एसआरएस एंड कंपनी लिमिटेड। एसआरएस कंपनी के अंदर फायर क्या हो गया है? डिस्ट्रॉय किया है। जैसे कि नाम होता है, आज यहाँ पे भी नाम आया है, आर्टिफिशियल, बराबर ना, आर्टिफिशियल अकाउंट, एसआरएस एंड कंपनी लिमिटेड। तो ये ऑन 15 अक्टूबर 2019, इस चैप्टर के अंदर डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
ओके 15 अक्टूबर 2019 को फायर डिस्ट्रॉय हो गया। अक्टूबर मंथ के अंदर 15 फायर बोलकर आती है क्या? कभी बोलकर नहीं आती, आग कभी भी लग सकती है। तो 15 अक्टूबर 2009 ये दिन इस बिजनेस के अंदर फायर डिस्ट्रॉय हो गया था और हुआ है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन लॉस ऑफ स्टॉक, नीचे जो इंफॉर्मेशन दी है ना, उस इंफॉर्मेशन की आधार पर आप लोगों को क्या करना है, लॉस ऑफ स्टॉक जो हुआ है उस दिन वो आइडेंटिफाई करना है। तो लॉस ऑफ स्टॉक आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है एंड प्रिपेयर अ क्लेम फॉर इंश्योरेंस। देखो इंश्योरेंस के कंपनी से हमें कितना पैसा मिलेगा ये ढूंढना है। तो सिंपल लैंग्वेज में इस टाइटल के अंदर सिर्फ डेट आइडेंटिफाई करो। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर करंट ईयर ये दो बातें आती है। लास्ट ईयर करंट ईयर, लास्ट ईयर मतलब वो ईयर जो हम लोग पिछले ईयर की मदद लेकर हम लोग इस ईयर का अकाउंटिंग बनाएंगे, क्योंकि फायर जब डिस्ट्रॉय होगा तब पूरा रिकॉर्ड भी डिस्ट्रॉय करेगा। तो ऑन द स्पॉट हमारे पास कुछ रिकॉर्ड होगा नहीं। जब हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड वहां पे यूज करेंगे। सैंपल फॉर एग्जांपल समझो, आप लोगों को मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं ताकि समझ में आए। समझो आप लोग अभी थर्ड ईयर में हो और कुछ लोग अभी फर्स्ट ईयर में है। थर्ड ईयर का एक एग्जांपल लेते। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ने समझो अभी एग्जाम दी। एग्जाम देने के बाद आपके पूरे आंसर बुक वगैरह हम लोगों ने कलेक्ट किए। आंसर बुक एक रूम में हम लोगों ने रखे थे, वहां पे जो एग्जामिनेशन का रूम होता है। और एग्जामिनेशन का रूम रखने के बाद हम सब घर में चले गए, सब कॉलेज वगैरह बंद कर कर सब लोग घर में चले गए। और बीच में एक रात में मिडनाइट में वॉचमैन का फोन आया कि सर एग्जामिनेशन रूम को फायर डिस्ट्रॉय हुआ है। फायर डिस्ट्रॉय होने के बाद समझो पूरे आंसर बुक वहां पर जलकर खाक हो गए। एक भी आंसर बुक वहां पे अभी अवेलेबल नहीं, पूरा लैपटॉप कंप्यूटर सब डेटा वहां पे जलकर खाक हो गया। तो अभी सोचो, इमेजिनेशन करो कि आपको तो रिजल्ट देना होगा, बराबर है, आपने तो एग्जाम दी थी, आप अभी आपके मोर्चे आएंगे, आप लोग कितना मतलब ये करोगे, शोर हंगामा ये सब हो गया। चलो अभी आप लोगों को कंक्लूजन निकालना है कि आप क्या बोलेंगे, हमारे मार्क्स का क्या, हमारे पेपर्स का क्या, मैंने तो बहुत लिखा था। जो नहीं लिखते वो भी बोलेंगे मैंने तो इतना लिखा था सर कि मैंने 10 सप्लीमेंट लगाए थे वहां पे, बराबर है। जो बच्चा नहीं लिखता वो तो उस आंदोलन में सबसे आगे होता है। अभी ये सब हो गई नेचुरल वाली बातें, मतलब ये तो सब मतलब इमेजिनेशन कीजिए कि ये सिचुएशंस आप लोगों के सामने आएगी। अभी ये सोल्यूशन इसके ऊपर क्या निकलेगा कि आपको मार्क्स देने हैं। तो चलो मुझे दिमाग लगाकर बोलो कि अभी इस सिचुएशंस में मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। एक 2 मिनट सोचो मुझे। समझो एक्स नाम का इंसान था, एक्स नाम के इंसान ने एग्जामिनेशन दी थी। समझो एक्स नाम के इंसान को फर्स्ट ईयर में 85% थे, सेकेंड ईयर में उसको 90% थे। तो अभी तो टीवाई में उसने एग्जाम दी थी और एग्जामिनेशन देने के बाद ऐसा समझ में आया कि पूरे आंसर बुक वहां पर जलकर राख हो गए। तो अभी उसको तो मार्क्स देनी है, दोबारा एग्जामिनेशन लेनी नहीं है, ये कंडीशन है। तो अभी हम लोग उस स्टूडेंट्स को मार्क्स किस हिसाब से देंगे, 85 थे फर्स्ट ईयर, 90 हो गए सेकेंड ईयर समझो। अभी टीवाई में उसको हम लोग 60% दे दे क्या? बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो टीवाई में हम लोग क्या करेंगे, पिछले साल का उसका जो रिकॉर्ड है, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसका। अभी कोरोना के अंदर भी क्या हुआ बोलो मुझे, अभी जो कोरोना के अंदर आप लोगों को हम लोगों ने मतलब नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफर करवा दिया, बराबर है, नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफर करवा दिया। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे ऑटोमेटिकली सेकेंड ईयर में चले गए, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थर्ड ईयर में चले गए। किस बेसिस पे आप लोगों को अभी हम लोगों ने मार्कशीट दी है? तो आप लोगों का पिछला ही बैकग्राउंड देखा ना, लास्ट ईयर का बैकग्राउंड देखा ना आप लोगों का, कि पिछले सेमेस्टर में आप लोगों को 80% थे, मतलब इस सेमेस्टर के अंदर आप लोगों को नियर अबाउट 80 या 80 से ज्यादा ही मिलने चाहिए, बराबर है। तो ये जो पिछला अकाउंट हम लोग बनाते हैं, पिछला जो बैकग्राउंड देखते हैं, लास्ट ईयर का जो अकाउंट देखते हैं, यहाँ पे इस चैप्टर में उसको बोला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ये देखो यहाँ पे हमारे जो स्टेप्स है ना, 4 स्टेप्स हम लोगों ने कल पीपीटी के अंदर डिस्कस किए थे। तो ये हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ये होंगे आपके प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर। ट्रेडिंग अकाउंट हमारे क्या होंगे, ये लास्ट ईयर वाले होंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के सामने मैं ब्रैकेट में लिखता हूं आप लोगों को लास्ट ईयर का अकाउंट, बराबर है, लास्ट ईयर का अकाउंट। जैसे कि आप लोग टीवाई में होंगे तो आप लोगों का सेकेंड ईयर का परफॉर्मेंस देखा जाएगा। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट को बोला जाएगा लास्ट ईयर का अकाउंट। अभी सर एस्टिमेटेड ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या है? एस्टिमेटेड को भी बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। एस्टिमेटेड का मतलब क्या है? मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। सर मेमोरेंडम का मतलब क्या है? मेमोरेंडम का मतलब है, मेमोरेंडम मतलब रफ अकाउंट। रफ का मतलब समझते हो? अभी रफ अकाउंट का मतलब कि जिस दिन फायर डिस्ट्रॉय हुआ था, MEMORANDUM,
तो स्पेलिंग वगैरह देखो बराबर है क्या। मेमोरेंडम अकाउंट का मतलब समझते हो आप लोग, तो मेमोरेंडम मतलब रफ अकाउंट। जिस दिन ये ऐसा फायर डिस्ट्रॉय हुआ था ना, उस दिन तो सब रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया। तो अभी समझो एक्स नाम का हम लोगों को रिकॉर्ड बनाना है, तो हम लोग किस बेसिस पे बनाएंगे, लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट के बेसिस पे बनाएंगे। तो एस्टिमेटेड मतलब वो ईयर, जिस दिन, जिस ईयर के अंदर, जिस मंथ के अंदर फायर डिस्ट्रॉय हुआ था। तो एस्टिमेटेड मतलब करंट ईयर, ब्रैकेट के अंदर और एक सिंपल वर्ड लिखता हूं, एस्टिमेटेड मतलब करंट ईयर। एस्टिमेटेड का मतलब क्या है, करंट ईयर। समझ में आ रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब लास्ट ईयर, एस्टिमेटेड मतलब करंट ईयर। एक्चुअल लॉस, अभी ऑन द बेसिस ऑफ द एस्टिमेटेड ट्रेडिंग अकाउंट, ऑन द बेसिस ऑफ द मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, we can calculate, we can find out the amount of the actual loss or amount of the lost by fire। सिंपल वर्ड्स में आप लोगों ने अगर स्टेप नंबर सेकेंड बराबर की ना, तो स्टेप नंबर थर्ड का आंसर आप लोगों को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअल लॉस के अंदर 3 ही सेंटेंस आते हैं। नंबर 1 स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, उसके अंदर से माइनस करना होता है सैल्वेज्ड स्टॉक, जो कि प्रॉब्लम में आप लोगों को दिया जाता है, और जो भी रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को हम बोलेंगे एक्चुअल लॉस और लॉस्ट बाय फायर। सर एक्चुअल लॉस का मतलब क्या है, समझो अभी आंसर बुक पूरे जलकर खाक हो रहे थे, तो हम लोग कोशिश करेंगे ना वहां पे पानी वगैरह, मतलब पानी स्प्रे, क्या जाके पेट्रोल डालेंगे अंदर और आग लगनी चाहिए और सब जलकर खाक होने दो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो कोशिश ईमानदारी से करते हैं हम लोग, ताकि आग मतलब वहां पे ये हो जाए, खत्म हो जाए। तो ऐसे उस वक्त कुछ ना कुछ तो वहां पे बचेगा ना। समझो 200 स्टूडेंट थे, एक 180 बच्चों की स्टूडेंट्स के नोटबुक वहां पे जलकर खाक हुए। समझो 20 एक स्टूडेंट्स के हम लोगों ने वहां पे बचाने की कोशिश की, तो वो स्टॉक हम लोग क्या करते हैं, वहां से माइनस करते हैं। जो स्टॉक क्या होता है, फायर से हम लोगों ने सेव्ड किया है, सेव्ड किया होता है या सैल्वेज्ड किया होता है। सेव्ड या सैल्वेज्ड दोनों का मतलब ये की है। तो यहाँ पे हम लोग सेव्ड स्टॉक क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये भी प्रॉब्लम के अंदर आप लोगों को दिया जाएगा। और सबसे आखिरी में हम लोग करेंगे क्लेम, जो ये टॉपिक का टाइटल है। तो 4 स्टेप्स दोस्तों। नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब लास्ट ईयर का अकाउंट, एस्टिमेटेड का मतलब करंट ईयर का अकाउंट जिस दिन फायर डिस्ट्रॉय हुआ था, एक्चुअल लॉस का मतलब हम लोगों ने जो ईमानदारी से कोशिश कर कर जो फायर से स्टॉक बचाया है उसको बोला जाएगा एस्टिमेटेड, सॉरी एक्चुअल लॉस, मतलब उसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे, सैल्वेज्ड, सेव्ड माइनस करेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज अबव 3 स्टेप्स वी कैन कैलकुलेट अवर क्लेम। ये तीनों स्टेप्स के ऊपर हमारा बनेगा क्लेम, जो इंश्योरेंस कंपनी हमें सब प्रोसेस करने के बाद क्या करेगी, तो क्लेम का पैसा देगी। तो ये 4 स्टेप्स आपके पीपीटी में भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे। सर अभी प्रॉब्लम बोलो ना, अभी कितने देर से ये हो गया, प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया है। तो देखो प्रॉब्लम एकदम सिंपल है। 2 स्टॉक दिए जाएंगे, 2 परचेस दिए जाएंगे, 2 सेल्स दिए जाएंगे। क्या क्या दिया जाएगा लिखो क्या यहाँ पे आप लोगों को और समझ में आया। प्रॉब्लम सर होता क्या है, प्रॉब्लम के अंदर 2 स्टॉक्स, 2 परचेस, 2 परचेस एंड 2 सेल्स। एकदम खत्म प्रॉब्लम। 2 स्टॉक, 2 परचेस, 2 सेल्स, इतना ही ढूंढना है आप लोगों को। 2 स्टॉक, 2 परचेस, 2 सेल्स। तो बस ये अगर जिसको समझ में आया ना ये क्या है, 2 स्टॉक्स, 2 परचेस, 2 सेल्स, तो इस चैप्टर के अंदर कुछ भी खास नहीं है। 2 स्टॉक, एक ओपनिंग होगा, एक क्लोजिंग होगा। 2 स्टॉक के अंदर एक ओपनिंग, एक क्लोजिंग। 2 परचेस के अंदर एक लास्ट ईयर का परचेस होगा, एक करंट ईयर का परचेस होगा। और 2 सेल्स के अंदर एक लास्ट ईयर का सेल्स होगा, एक करंट ईयर का सेल्स होगा। बाकी कुछ नहीं। ये देखो यहाँ पे यही दिया है। बस चलो अभी पढ़ो। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स फायर कब डिस्ट्रॉय हो गया है, 2019, बराबर है 2019। और यहाँ पे समझ में आता है कि हमारा एकेडमिक ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है स्टॉक ऑन 1/4/2018, मतलब 2018 1 अप्रैल का मतलब ये हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक, बराबर। ये कौन सा स्टॉक हो गया हमारा, ओपनिंग स्टॉक। लेकिन कौन से ईयर का, ये पिछले ईयर का। लेकिन ये कौन सी ईयर का, ओपनिंग स्टॉक पिछले ईयर का, बराबर है। देखो उसके बाद परचेस्ड फ्रॉम 1/4/2018 टू 31 मार्च 2019, मतलब पिछला साल जो खत्म हुआ था ना, वो खत्म हुआ था 31 मार्च को। मतलब लास्ट ईयर का एकेडमिक ईयर क्या है, ये देखो लास्ट ईयर 1/4/2018 टू 31 मार्च 2019। अगर 31 मार्च 2019 को लास्ट ईयर खत्म हुआ होगा, तो नया ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा, ऑफकोर्स सर 1 अप्रैल 2019, 1/4/2019 को नया साल स्टार्ट हुआ होगा। और कब तक होगा वो,
तो वो साल होगा 15 अक्टूबर 2019 तक, क्योंकि बीच में फायर डिस्ट्रॉय होता है, वो एकेडमिक ईयर पूरा नहीं होता है। तो ये आप लोगों को डेट भी प्रॉब्लम के अंदर दी जाती है। देखो ये परचेस के सामने अगर आप लोग डेट देखोगे ना, तो ये हो गया करंट ईयर का। अगर ये करंट ईयर का है तो ये कौन सी ईयर का होगा, ये लास्ट ईयर का होगा। तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे लास्ट ईयर का परचेस। अभी सेल्स भी देखो यहाँ पे एक बार ये डेट समझ में आ गई, तो सेल्स भी 1/4/2018 टू 31 मार्च 2019। तो ये भी कौन सी सेल हो गई सर, ये तो लास्ट ईयर की हो गई, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे लास्ट ईयर। और ये 31 मार्च 2019 का स्टॉक है, मतलब ये हो गया सर हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग मिल गया, क्लोजिंग मिल गया, परचेस मिल गया, सेल्स मिल गया। तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए जो लास्ट ईयर का होता है, चार बातें की जरूरत, चार बातें चाहिए हमें। ट्रेडिंग अकाउंट दिमाग के सामने लाओ, जो आप लोग जब छोटे थे, 11th 12th में थे, फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड में थे, तब आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट कैसे पढ़ते थे सर? सिंपल है, ट्रेडिंग अकाउंट आता है तब डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक आता है, टू परचेस आता है, कैरेज इनवर्ट आता है, फ्रेट आता है, ऑक्ट्राई आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। तो ये सभी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी, यहाँ पे भी वही आएगा, लेकिन उतना तो नहीं आएगा। सिर्फ ओपनिंग स्टॉक, परचेस टू ग्रॉस प्रॉफिट, तीन बातें डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, दो बातें क्रेडिट साइड, तीन बातें डेबिट साइड, बस खत्म ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों का। तो देखो ओपनिंग, क्लोजिंग, ये दो बातें ढूंढनी है, उसके बाद परचेस, सेल्स, ये बातें ढूंढनी है। ये हो गया लास्ट ईयर का। अभी परचेस नेक्स्ट दिया है, ये कौन सा हो गया सर? ये तो हो गया हमारा करंट ईयर का। परचेस ये हमारा हो गया कौन सा? करंट ईयर का। अभी ये सेल्स भी हमारा हो गया करंट ईयर का, मतलब जिस साल फायर डिस्ट्रॉय हुई थी उस ईयर का ये प्रॉफिट है। तो ऐसे पहले प्रॉब्लम समझ के लेना है, लास्ट ईयर का आइडेंटिफाई करो, करंट ईयर का आइडेंटिफाई करो। ये डेट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आप लोगों को समझ में आ गया कि लास्ट ईयर खत्म कब हुआ था, ये ईयर स्टार्ट कब हुआ था, बराबर है। तो अकाउंटेंसी के अंदर मोस्टली 1 अप्रैल या 1 जनवरी, ये दो ही एकेडमिक ईयर होते हैं। मगर क्या ये 31 दिसंबर को अगर हम लोग कंक्लूड कर जनवरी को स्टार्ट करते तो वो बोला जाएगा कैलेंडर ईयर, और हम लोग अगर 1 अप्रैल को सर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसको बोला जाएगा फिनेंशियल ईयर। फिनेंशियल ईयर क्यों सर? हम लोग इनकम टैक्स को फॉलो अप करते हैं इसलिए। तो इस प्रॉब्लम के अंदर फिनेंशियल ईयर दिया है, तो करंट ईयर की डेट जो होगी वो होगी 1 अप्रैल 2019 टू 14/10/2019, मतलब फायर डिस्ट्रॉय होने से पहले का एक दिन 14/10/2019। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को प्रॉब्लम दिया जाएगा, दो स्टॉक, दो परचेस, दो सेल्स। अभी एडजस्टमेंट देखो, द स्टॉक सैल्वेज्ड का मतलब है सेव्ड, जो ईमानदारी से हम लोग कोशिश करेंगे फायर डिस्ट्रॉय करने की। कितने का बचा है? 36,000 रुपीज का। सैल्वेज कितना हो गया? 36,000 रुपीज। ओके, उसके बाद द अमाउंट ऑफ पॉलिसी, सर पॉलिसी कितने की ली थी हम लोगों ने? उन्होंने दिया है अमाउंट ऑफ पॉलिसी थी हमारी, वो थी 1,50,000 रुपीज। अमाउंट ऑफ पॉलिसी इंश्योरेंस क्लेम हम लोगों ने कितना लिया था? 1,50,000 रुपीज। और बोला है कि देयर वाज एन एवरेज क्लॉज इन द पॉलिसी। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभी जब ये कंक्लूड होगा ना आंसर का, तब जाके हम लोगों को समझ में आएगा। तीन एडजस्टमेंट है, बराबर है। एडजस्टमेंट नंबर सेव्ड स्टॉक, एडजस्टमेंट नंबर सेकंड अमाउंट ऑफ पॉलिसी, और थर्ड है एवरेज क्लॉज। और ये प्रॉब्लम आया था दिसंबर 2016 में एग्जामिनेशन के अंदर। खत्म हो गया प्रॉब्लम। देखो इतना ही प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में यहाँ पे सिर्फ अमाउंट के अंदर हम लोग चेंजेस करेंगे। सेव्ड स्टॉक वाली अमाउंट वहां पे अभी 36,000 है तो वहां पे 50, 40 कुछ भी आएगी। अमाउंट ऑफ पॉलिसी वहां पे 1,50,000 है तो वहां पे 2 लाख, 3 लाख ऐसी कुछ तो आएगी। और एवरेज क्लॉज, तो बाकी कुछ प्रॉब्लम के अंदर चेंजेस नहीं होंगे। डेट का चेंज होगा और अमाउंट के चेंजेस होंगे। तो ये हो गया हमारा अभी प्रॉब्लम एक्सप्लेन। अभी ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन होने के बाद हम लोग जाएंगे हमारे सॉल्यूशन की तरफ। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये बातें दिमाग के अंदर मतलब एक बार फिक्स हो गई कि ये प्रॉब्लम लोगों को इस तरह से समझ कर लेना है, तो सॉल्यूशन के लिए लगेंगे सिर्फ 5 या 10 मिनट, क्योंकि हमारा मोटो क्या है? पहले प्रॉब्लम पढ़ना सीखो। जब तक अकाउंटेंसी के अंदर आप लोग प्रॉब्लम पढ़ना नहीं सीखोगे ना, तब तक आप लोग सॉल्यूशन बना नहीं पाओगे। क्योंकि गलती कहां पर होती है? हम लोग सॉल्यूशन बनाते फिर प्रॉब्लम पढ़ते हैं, लेकिन ये गलत है। आप लोगों को प्रॉब्लम पढ़ने आना चाहिए। प्रॉब्लम पढ़ते पढ़ते आप लोग ऐसा अंडरलाइन, मतलब वो प्रॉब्लम का पूरा ड्राइंग कर लो आप लोग, तब जाके इंटरेस्ट बढ़ेगा। ओके,
तो चलिए अभी हम लोग जाएंगे सॉल्यूशन। ये जस्ट इमेज आप लोगों को एक समझाने के लिए दी थी कि ताकि प्रॉब्लम का बैकग्राउंड माइंड में तैयार हो जाए। तो ये ऐसे फायर डिस्ट्रॉय होता है, ये मतलब पानी छोड़ रहे ना, तो ये सेव्ड स्टॉक हो गया, मतलब ये मतलब कोशिश कर रही है ईमानदारी से, सब ऐसा पानी मतलब जाके वहां पे ये कर रहे हैं, तो ये सेव्ड स्टॉक, इसमें से जो स्टॉक बचेगा उसको बोला जाएगा सेव्ड स्टॉक। और ये स्टेप्स आप लोगों को मैंने समझाने के लिए यहाँ पे ऐड किए थे। तो ये स्टेप्स थे कि ट्रेडिंग अकाउंट मतलब लास्ट ईयर का अकाउंट, एस्टिमेटेड ट्रेडिंग अकाउंट मतलब करंट ईयर का अकाउंट, एक्चुअल लॉस मतलब हम लोग जो सेव्ड करते हैं वो स्टॉक, और क्लेम मतलब हमें मिलने वाला पैसा। उसके अंदर प्रॉब्लम कैसा आएगा, 2 स्टॉक 2 परचेस 2 सेल्स। तो चलिए अभी हम लोग जाएंगे हमारे सॉल्यूशन की तरफ। नंबर 1 स्टेप्स, हमारा नंबर 1 स्टेप्स के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे सर, ट्रेडिंग अकाउंट। ये देखो फॉर्मेट तो आप लोगों को अब जब छोटे थे तब से पढ़ रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, डेबिट इधर आएगा, क्रेडिट इधर आएगा। तो इन द बुक्स ऑफ एसआरएस कंपनी लिमिटेड ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये ईयर कब खत्म हुआ, 31 मार्च 2019 को खत्म हो गया। तो हम लोगों ने वहां पे लिखा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये लास्ट ईयर का अकाउंट है, बराबर है, यहां पे भी लिखते हैं हम लोग ब्रैकेट के अंदर ताकि और डिटेल में समझ में आए। लास्ट ईयर का ये ट्रेडिंग अकाउंट, लास्ट ईयर, ओके, लास्ट ईयर का ये ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं ये पढ़ाने वाली बात नहीं, आपको पता है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आ गया, देखो ओपनिंग स्टॉक 68,000 है क्या सर, ये बराबर है ओपनिंग स्टॉक 68,000, हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफर किया 68,000, ओके। उसके बाद ओपनिंग के बाद क्या आता है, क्लोजिंग। एट ए टाइम 2 ट्रांसफर करो, ओपनिंग के बाद क्या आएगा, क्लोजिंग। देखो ऊपर क्लोजिंग स्टॉक 60 है क्या सर, बराबर है क्लोजिंग स्टॉक 60,000। ओपनिंग हो गया 68, क्लोजिंग हो गया 60, तो हो गए ये 2 ओपनिंग क्लोजिंग। अभी हम लोग ट्रांसफर करेंगे परचेस। परचेस लास्ट ईयर का कितना है, 2,44,000। देखो ऊपर लास्ट ईयर का परचेस 2,44,000, तो ये भी हम लोगों ने वहां पे ट्रांसफर किया 2,44,000। उसके बाद परचेस हो गया। अभी सेल्स देखो लास्ट ईयर का 3,60,000, सेल्स ऊपर दिया है वो 3,60,000 है क्या, देखो चेक करो चलो। तो देखो यहाँ पे 3,60,000 लास्ट ईयर का सेल्स। तो यहां पे ट्रेडिंग में क्या क्या ट्रांसफर हो गया, ओपनिंग स्टॉक, परचेस डेबिट साइड में आ गए, क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। मतलब डेबिट साइड में 2 बातें, क्रेडिट साइड में 2 बातें। अभी देखो यहां पे ये होने के बाद आप लोग ये इमेजिन करो कि अभी आप लोगों को क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम लोग कौन सी साइड क्लोज करते हैं, तो हम लोग क्लोज करते हैं सर क्रेडिट साइड। सबसे पहले आप लोगों को क्लोज कौन सी साइड करनी है, क्रेडिट। 3,60,000 प्लस 60, कैलकुलेटर लेके कैलकुलेशन करेगा तो कितना आएगा, 4,20,000। जो ये 4,20,000 आएंगे ना, वो टोटल आप लोगों को डेबिट साइड में लिखना है 4,20,000। जो क्रेडिट की टोटल आएगी वो आप लोगों को डेबिट साइड में एज इट इज लिखनी होगी 4,20,000। समझ में आ रहा है, क्रेडिट की टोटल डेबिट में लिख लिया आप लोगों ने। तो डेबिट के टोटल में से 4,20,000 में से आप लोगों को माइनस क्या करना होगा, अगर जीपी निकालना होगा तो ओपनिंग स्टॉक माइनस करना पड़ेगा 68,000, उसके बाद परचेस माइनस करना पड़ेगा 2,44,000। ओपनिंग और परचेस अगर माइनस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे लिखा है, देखो बैलेंसिंग फिगर मतलब बची हुई अमाउंट। तो बैलेंसिंग फिगर आप लोगों की कितनी आएगी वहां पे, तो आएगी 1,08,000 रुपीज, 1,08,000। समझ में आ रहा है तुम्हें ये, तो ये बैलेंसिंग फिगर आप लोगों की बन गई 1,08,000 रुपीज। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है तुम्हें ये। पहले क्या बनाया, ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेस, फिर क्रेडिट साइड में क्या लिखा आप लोगों ने, सेल्स, फिर क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले कौन सा अकाउंट आप लोगों ने क्लोज किया, क्रेडिट साइड क्लोज की। टोटल कितना आया, 4,20,000। फिर टोटल कहां पे लिखा आप लोगों ने, डेबिट 4,20,000, ओके। फिर ये टोटल लिखने के बाद या और एक एरो दिखाऊं क्या तुम्हें निकाल कर, यहाँ पे हो सकता है कि देखते चलो ताकि और समझ में आए तुम्हें। ये देखो ये 4,20,000 आप लोगों को कहाँ पे लिखने, इधर लिखने हैं, यहाँ पे नहीं, ये नहीं बनेगा, चलो। तो 4,20,000 तो बैलेंसिंग अमाउंट बन गया 1,08,000। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें जीपी चाहिए क्या, नहीं, हमें जीपी का चाहिए परसेंटेज। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई करना है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, जो टाइटल है उसको ऊपर ले लो, सेल्स कंटिन्यूअसली नीचे आएगा, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। जीपी कितना है हमारा 1,08,000, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिया जीपी 1,08,000। फिर सेल्स हमारा कितना है 3,60,000, नीचे आया सेल्स 3,60,000।
जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100 तो परसेंटेज मिलेगा 30%। और स्टेप नंबर 1 का मोटो जो था ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ आप लोगों को परसेंटेज फाइंड आउट करना है, और परसेंटेज बन गया हमारा 30%। स्टेप नंबर 1 इज ओवर। कितनी सिंपल है देखो यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, क्रेडिट साइड में सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, 4 बातें आप लोगों को ऊपर जो इंफॉर्मेशन दी है उस बेस पे लिखना है। सबसे पहले क्लोज क्या करोगे, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्लोज करके कहां पे लाओगे, डेबिट साइड। जो डेबिट साइड में से क्या माइनस करोगे, ओपनिंग परचेस, रिमेनिंग अमाउंट क्या बचेगी, जीपी बचेगी, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट बचने के बाद हमारा मोटो क्या है, परसेंटेज फाइंड आउट करना, हमें जीपी फाइंड आउट नहीं करना है। तो परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो जीपी था हमारा 1,08,000, सेल्स था हमारा 3,60,000, और मल्टीपल कैलकुलेटर पे करोगे तो आएगा 30%। सर ये परसेंटेज क्यों निकाला, तो स्टेप नंबर 2 देखो समझ में आएगा। चलो स्टेप नंबर 2 का टाइटल क्या है, एस्टिमेटेड ट्रेडिंग अकाउंट। एस्टिमेटेड का मतलब क्या है, रफ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आ रहा है। और ये अकाउंट कौन सी ईयर का होता है, ये अकाउंट होगा जिस साल आपकी फायर डिस्ट्रॉय होगी उस ईयर का, मतलब करंट ईयर का होगा। तो करंट ईयर स्टार्ट कहां से हो गया, 1 अप्रैल 2019 टू 15 अक्टूबर 2019, जब तक फायर डिस्ट्रॉय हुआ था उस दिन तक का ये अकाउंट आप लोगों को बनाना है। और ऊपर ट्रायल बैलेंस में जो 6 बातें थी, 6 में से 4 खत्म हो गई है, बराबर है, अभी बची 2 बातें। तो अभी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट ये भी है, बीच में ट्रेडिंग अकाउंट है, बराबर है। सर एस्टिमेटेड मतलब मेमोरेंडम मतलब क्यों वर्ड लगाया है सर आप लोगों ने, तो देखो मेमोरेंडम मतलब इसके अंदर कुछ अकाउंटिंग के रूल्स नहीं होंगे। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं हम लोग, मुझे बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए अकाउंटेंसी की प्रोसेस होती है। सबसे पहले वाउचर होता है, फिर हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं, फिर हम लोग लेजर अकाउंट बनाते हैं। लेजर अकाउंट बनाने के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने पिछली प्रोसेस कुछ भी नहीं की है, डायरेक्टली हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे मेमोरेंडम या एस्टिमेटेड वर्ड या रफ वर्ड यूज किया जाता है। रफ वर्ड मतलब सर ये फॉर्मेट अलग हो सकते हैं क्या, बिल्कुल अलग हो सकते हैं। इसके अंदर टू लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। सर ना लिखा तो चलेगा क्या, बिल्कुल भी चलेगा। जब ये अकाउंटिंग के से रिलेटेड, प्रॉपर रूल से रिलेटेड नहीं है तो इसके अंदर आप आपके स्टाइल से बना सकते हो। तो मतलब एक सिंपल फॉर्मेट ताकि सभी स्टूडेंट को समझ में आए, इसलिए हम लोगों ने ये एस्टिमेटेड या मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, जो कि करंट ईयर का, वो भी 4-5 लाइन का ही होता है। यहां पे भी ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेस, सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो चलो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट आता है मतलब क्या आएगा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। सर ये कहां से आया, ओपनिंग स्टॉक कहां से आया है, तो ये होता है लास्ट ईयर का क्लोजिंग मतलब करंट ईयर का ओपनिंग। चलो लास्ट ईयर का क्लोजिंग कितना था, ये देखो यहां पे लास्ट ईयर का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। यहां पे लिखूं का मैं, आप लोगों को और समझ में आए, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, लास्ट ईयर क्लोजिंग, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। लास्ट ईयर का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग 60,000 ये मिल गया हमें। अभी ओपनिंग स्टॉक से ही शुरुआत होती है। ओपनिंग स्टॉक के बाद ये अभी क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे पेंडिंग रहने दो, ओके। यहाँ पे उसके बाद आप लोग परचेस लिखो, ऊपर जाके 2,94,000 आपका पेंडिंग था। देखो प्रॉब्लम के अंदर 2,94,000 यहाँ पे आप लोगों का परचेस 2,94,000 आप लोगों ने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया 2,94,000, ओके। ये ट्रायल बैलेंस के अंदर से आया। फिर आप लोगों को ओपनिंग लिखना है, परचेस लिखना है, फिर जाके क्रेडिट साइड में सेल्स लिखना है। समझ में आ रहा है क्या क्या बोला सर, ओपनिंग, फिर डेबिट में परचेस और क्रेडिट साइड में जाके सेल्स लिखना है। तो हम लोगों ने क्रेडिट साइड वाली सेल्स भी ट्रायल बैलेंस से ले ली। एक कितनी थी, 3 लाख रुपीस। तो हम लोगों ने ये 3 लाख रुपीस कहाँ ट्रांसफर किए, तो आपके करंट ईयर के अकाउंट के अंदर 3 लाख रुपीस ट्रांसफर हो गए। तो अभी डेबिट साइड में इमेजिन करो आप लोग कि डेबिट साइड में आप लोगों का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग मतलब ओपनिंग स्टॉक है, परचेस है और क्रेडिट साइड में सेल्स है। अभी ये इमेजिन करो कि ये अमाउंट आप लोगों की अभी यहाँ पे नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों को दिया है क्या, उन्होंने नहीं दिया है। तो अभी आप लोगों का काम यहाँ से शुरू होता है। सुनो गौर से, मतलब एकदम सिस्टमैटिकली सुनो। यहाँ पे ये समझ में आ गया ना, तो प्रॉब्लम खत्म। तो आप लोगों को सबसे पहले इधर क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट का रूल क्या होता है, क्रेडिट साइड क्लोज करना फर्स्ट, बराबर है, क्रेडिट साइड क्लोज करना। लेकिन यहाँ पे उल्टा जाना है, यहाँ पे क्या करना है, आपको रिवर्स जाना है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे आप लोगों को डेबिट साइड पहले क्लोज करनी होगी।
डेबिट साइड, समझ में आ रहा है? डेबिट साइड कैसे क्लोज करोगे? तो सेंटेंस तो वही लिखना है। देखो ऐसे आप लोग क्या करोगे, अभी क्लोज करना है तो यहां पे आप लोग क्या करोगे, टू ग्रॉस, हम लोग लिखेंगे कैपिटल आ रहा है, टू ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट साइड क्लोज करने के लिए। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग, ऊपर जो हमने परसेंटेज बनाया था ना 30%, ये जो परसेंटेज था, ये परसेंटेज हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। 30% ऑन सेल्स, ये जो सेल्स क्रेडिट साइड में दिया गया है ना 30% ऑन सेल्स, तो सेल्स की अमाउंट यहाँ पे होगी 3 लाख रुपीज। सेल्स की अमाउंट कितनी होगी? 3 लाख रुपीज। तो 3 लाख के ऊपर आप लोग अगर 30% कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 90,000। बराबर है, आपको आंसर मिलेगा 90,000। 3 लाख के ऊपर 30%, मतलब सेल्स के ऊपर आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा जीपी। और यहां पे आप लोग एक बार जीपी कैलकुलेट कर लेते हो तो आप लोगों को यहां पे करनी होगी डेबिट साइड सबसे पहले क्लोज। आप लोग आज सबसे पहले कौन सी साइड क्लोज करोगे? तो आप लोग क्लोज करोगे डेबिट साइड, और ये टोटल आप लोग लिखोगे क्रेडिट साइड। ये टोटल आप लोग लिखोगे क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड में लिखने के बाद 4,44,000 माइनस 3 लाख करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 1,44,000 का स्टॉक, जिस दिन फायर डिस्ट्रॉय हो गई थी। क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोला जाएगा यहाँ पे, हम लोग और एक सेंटेंस चेंज करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लग गई थी उस दिन उस गोडाउन के अंदर, मतलब वो तारीख भी लिखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। 15/10/2019, जिस दिन फायर डिस्ट्रॉय हुआ था उस दिन गोडाउन के अंदर इतने रुपए का स्टॉक वहां पे अवेलेबल था। 1,44,000 खत्म स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2 का मोटो क्या है? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ढूंढना। स्टेटमेंट नंबर 1 का मोटो क्या है? जीपी का परसेंटेज आइडेंटिफाई करना। ओके, ये 2 स्टेप समझ में आ गए, 2 स्टेप खत्म आ गए, समझ में आए तो 90% प्रॉब्लम खत्म हो गया। चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एस्टिमेटेड ट्रेडिंग अकाउंट मतलब रफ अकाउंट, कौन से ईयर का होता है? करंट ईयर का होता है। यहाँ पे डेट क्या आएगी? फ्रॉम फॉर द पीरियड, देखो यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड नहीं आया है, फॉर द पीरियड मतलब ईयर पूरा नहीं हुआ है, मतलब ईयर ऑनगोइंग था, बीच में फायर डिस्ट्रॉय हो गया है। तो 1/4/2009 टू 15/10/2019, मतलब जिस दिन फायर लग गई ना उस दिन तक का ये अकाउंट होता है। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक कहां से आ गया? लास्ट ईयर का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या लिखना है? परचेस लिखना है, लिखा। फिर क्रेडिट साइड जाकर क्या लिखना है? सेल्स लिखना है। तो ओपनिंग हो गया, परचेसेस हो गए, परचेसेस के बाद सेल्स हो गया, तो डेबिट साइड में आके आप लोगों को क्या करना है? टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है। सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो ये परसेंटेज जो था ना 30-40 जो भी आएगा अगले प्रॉब्लम में, तो ये परसेंटेज आप लोगों को लगाना है सेल्स के ऊपर। तो 30% डाउन 3 लाख, तो आप लोगों को मिलेगा 90,000, 90,000। तो 3 टोटल अगर डेबिट साइड की बन गई तो टोटल बनेगा 4,40,000। जैसे ही टोटल बनेगा डेबिट का आप लोगों को लिखना है क्रेडिट साइड में 4,40,000, और वो टोटल में से आप लोग सेल्स माइनस करोगे तो बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 1,44,000। स्टेप नंबर 2 इज ओवर। चलो नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट बाय फायर, और इसको एक टाइटल देते हैं हम लोग एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस अभी हम लोग ढूंढेंगे, सिर्फ 3 सेंटेंस आएंगे एक्चुअल लॉस के लिए। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, और स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मतलब वो स्टॉक ढूंढिए जो स्टॉक 15/10/2019 ये तारीख को गोडाउन में अवेलेबल था, और वो ऊपर आप लोगों का स्टेप नंबर 2 के अंदर आया होता है। मतलब स्टेप नंबर 2 आप लोगों को क्या करना है? फॉलो ट्रांसफर करना है स्टेप नंबर 3 के वहां पे। तो ये स्टॉक कहां से आ गया? सर ये स्टॉक आ गया आपका स्टेप नंबर 2 से, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 15/10/2019 1,44,000। और वैल्यू ऑफ सैल्वेज्ड स्टॉक ये कहां पे दिया जाता है? ये दिया जाएगा आपको एडजस्टमेंट में दिया जाएगा। एडजस्टमेंट सैल्वेज्ड मतलब सेव्ड 36,000। चलो एक बार देखते हैं 36,000 दिए क्या उन्होंने?
ये देखो यहाँ पे द स्टॉक सैल्वेज्ड वॉज ₹36,000। तो ये कंपलसरी आप लोगों को लिखना है वहां पे सैल्वेज्ड स्टॉक, मतलब एक 1,44,000 का स्टॉक अवेलेबल था। हम लोगों ने पानी वगैरह मतलब फायर पूरी तरह से बचाने की फायर से बचाने की कोशिश की और 36,000 रुपीज का हम लोगों ने स्टॉक किया वहां पे स्टॉक हम लोगों ने सेव्ड किया और ये लेस करना है। तो एक्चुअली हमारा नुकसान कितना हो गया 1,08,000। अगर 1,44,000 माइनस करोगे 36 चले जाएंगे तो 1,08,000 रुपीज आप लोगों का क्या बनेगा बैलेंसिंग अमाउंट बनेगा और ये हो गया स्टेप नंबर 3 फिनिश। समझ में आ रहा है एक्चुअल लॉस स्टेप नंबर आप लोगों की 3 यहां पे क्या हो गई फिनिश हो गई। ओके तो सिंपल है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर उसके अंदर से सेव्ड स्टॉक माइनस करना है और जो बचेगा वो एक्चुअल लॉस। अभी हम लोग जाएंगे क्लेम की तरफ। अभी देखो यहाँ पे बहुत सिस्टमैटिकली यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। क्लेम एकदम इंपॉर्टेंट है। अभी पैसे देने की बारी आ गई इंश्योरेंस कंपनी से, तो पैसे देते वक्त इंश्योरेंस कंपनी कितना सोचेगी, मतलब ऐसे ही दे देगी चलो मतलब इमोशनल ड्रामा होगा क्या आपका फायर हो गया ले लो पैसे, नहीं तो वो कैलकुलेशन करेगी। यहाँ पे बहुत दिमाग लगाना है, ये आखिरी स्टेप्स है। अभी देखो यहाँ पे हमारा नुकसान कितना हो गया है 1,08,000 रुपीज, हमारा स्टॉक कितना था 1,44,000 रुपीज और हमारी पॉलिसी कितनी रुपए की है, तो पॉलिसी है हमारी 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 रुपए की हमने क्या की थी इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी 1,50,000 की, मतलब पॉलिसी 150 की है। हमारा नुकसान जो हो गया है वो कितना हो गया है 1,08,000, मतलब कम है ना नुकसान। पॉलिसी से ज्यादा है क्या नुकसान, बिल्कुल भी नहीं है। तो पॉलिसी से नुकसान जो पॉलिसी की अमाउंट थी उस पॉलिसी के अगेंस्ट हमारा लॉस क्या है कम है। तो जो कम पैसा होगा ये दोनों के अंदर, मतलब कौन सा क्लोजिंग स्टॉक और एक्चुअल लॉस, मतलब स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 ये दोनों के अंदर जो अमाउंट लेस होगी वो हमें अमाउंट मिलेगी। तो यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे हियर पॉलिसी अमाउंट इज ₹1,50,000 इज मोर देन द क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये तो ज्यादा की है 1,44,000 बराबर है। सो एवरेज क्लॉज शुड नॉट अप्लाई, यहाँ पे एवरेज क्लॉज अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर क्लेम अमाउंट ₹1,08,000 विल बी एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो आप लोगों को इंश्योरेंस कंपनी से उतना पैसा मिलेगा जितना आप लोगों का नुकसान हुआ है। तो ये समझो अभी कुछ यहाँ पे 90%, 50%, 10% भी समझ में आ गया इस प्रॉब्लम के अंदर तो भी चलेगा, ज़्यादा टेंशन मत लो। अभी 4-5 प्रॉब्लम आने वाले, जितना समझ में आता है उतना नोटबुक में लिखने की कोशिश करो। अगले प्रॉब्लम के अंदर आप लोग अभी क्वेरी जो भी होगी ना माइंड के अंदर वो मुझे बोलो कि सर यहाँ से इस स्टेप से हमें ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो मैं और उसके अंदर ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये समझ में आया 1,50,000 रुपीज़ की अमाउंट ऑफ पॉलिसी थी, स्टॉक था 144 का और एक्चुअल लॉस हो गया 1,08,000 का, तो जो लेस था वो मिल गया, मतलब 1,08,000 विल बी एडमिटेड बाय द कंपनी। तो इस तरह से 4 स्टेप्स के अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम कंप्लीट करना होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का मोटो होगा जीपी फाइंड आउट करना, उसके बाद एस्टिमेटेड का मोटो होगा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर फाइंड आउट करना, एक्चुअल लॉस का मोटो होगा सैल्वेज्ड स्टॉक माइनस करके 1,08,000 माइनस जो आंसर आएगा वो हमें लेना है, और क्लेम यहाँ पे अलग होगा, अगले प्रॉब्लम में कैलकुलेशन अलग होगा। तो आज के लिए ये प्रॉब्लम के बारे में ही सोचिए, बराबर है। ये प्रॉब्लम वीडियो 2-3 बार देखोगे ना, अगर ये प्रॉब्लम जिनको समझ में आ गया ना, समझो आज ही चैप्टर खत्म हो गया। ओके, तो चलिए अभी हम लोग कल मिलेंगे। कल आएगा आप लोगों का प्रॉब्लम नंबर 2। तब तक आप लोग ये प्रॉब्लम देखो, वीडियो देखो, कुछ भी क्वेरी होगी तो सर बोलो मुझे, यहाँ से समझ में नहीं आया मैं और वीडियो बनूंगा। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।